गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स। भारत के संविधान ने क्या अधिकार दिए हैं नागरिकों को, यानी कि हमारे संविधान ने हमें कौन से अधिकार दिए हैं। जो अधिकार हमारे पास हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो एक स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि भारत के हर एक नागरिक को पता होना चाहिए। तो मेरी ये वीडियो सिर्फ जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, बाकी जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे क्या अधिकार हैं, ताकि आप शोषण से बच सकें, ताकि कोई भी आपका शोषण ना कर सके और आप अपने अधिकारों के साथ खुददारी से जी सकें। इसलिए इस वीडियो को सभी लोग देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ इंडिया। समानता का अधिकार सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, समानता का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 6 मूलभूत अधिकार दिए हैं। तो सबसे पहले उनको अपन बात करते हैं, फिर उसके आगे की बात करेंगे। समानता के अधिकार के अंदर 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार हैं। इसके अंदर 4 अधिकार हैं। इसके अंदर जो जो आते हैं अपन आगे वीडियो में बात करेंगे। फिर दूसरा मौलिक अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से लेके आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आपके फ्रीडम राइट्स हैं। और फिर आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, तीसरे नंबर का जो फंडामेंटल राइट है वो शोषण के खिलाफ अधिकार, ये 23 से 24 है। और फिर चौथे नंबर का आपका फंडामेंटल राइट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से लेकर 28 अनुच्छेद तक इसका विवरण मिलता है। फिर आप आ जाइए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से लेकर 30 तक। एंड लास्ट है 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35, यानी कि आप जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपने अधिकारों का हनन होने पर, वो है संवैधानिक उपचार करने का अधिकार। तो जनरली आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट यानी आपके मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो देखिए आगे विस्तार से पढ़ते हैं अपन। दोस्तों आइए मेरे साथ। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है समानता के अधिकार के अंदर अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून से पहले समानता, यानी कि कानून सबके लिए समान है। अगर कोई अमीर है और अगर कोई गरीब है तो ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है। कानून की नज़र में सब समान है। आपके लिए भी वही कानून है जो एक अमीर के लिए कानून है। यानी कि अगर आप आपके किसी अधिकार का हनन हुआ है और आप गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, तब भी आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और कोई अमीर है, महल में रहता है, वो भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कौन सी समानता नहीं है, ये आपको याद आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आर्थिक समानता के न होने से गरीब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता और अमीर जा सकता है, क्योंकि गरीब के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो PLI लगाए और उस केस को फिर आगे बढ़ाए। इतना उसके पास पैसा नहीं है कि इन केस को वो आगे बढ़ा सके। तो इसलिए आर्थिक समानता के ना होने से जनरली ये किताबी रह जाता है अधिकार। अभी सामान्य जीवन में इसका उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि आर्थिक समानता नहीं है देश के अंदर। कई लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कई लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इसी के चलते फिर ये अधिकार अपने जो एक सफलता है उसको नहीं पा रहा है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है अनुच्छेद 15? धर्म, जाति के आधार पर आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि मान लो किसी का सरनेम कुछ है, आपका सरनेम कुछ है, आप उससे ये नहीं कह सकते कि आप इस पब्लिक प्लेस पर नहीं बैठ सकते क्योंकि आपका सरनेम ये है। वो इसकी कंप्लेंट कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई आपके पास स्पेशल राइट नहीं है, आप दोनों समान हैं। ठीक है। एंड अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार के मामले में अफसर की समानता। अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आई है तो इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई एक जाति विशेष के व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं होती हैं। ठीक है। एंड 17वां क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि अनटचेबिलिटी। अगर कोई छुआछूत की बात करता है, आप निम्न जाति हैं, हम आपको नहीं छूते हैं, तो इसकी कंप्लेंट हो सकती है और वो आपका शोषण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत,
यानी कि शैक्षिक उपाधि और सांस्कृतिक उपाधियों को छोड़कर अगर कोई अपने नाम के आगे राजा महाराजा लगाता है तो ये उचित नहीं है और ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि इनका अंत कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ राइट, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर अपन बात करेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है? आपको अपने विचार रखने का अधिकार है। अगर आप कुछ सोचते हैं, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज बनाई है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप उसके खिलाफ बात कर सकते हैं। आपके अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको। अनुच्छेद 19 आपको अधिकार देता है कि आप बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, और इसके तहत आप कोई भी सोसाइटी बनाने का भी अधिकार रखते हैं। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। अगर आपने कोई अपराध किया है और अगर आपका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो आपको सजा नहीं हो सकती है। अगर आपको कानूनी तौर पर कोई प्रूफ मिल गया है तो आपको सजा होगी, वरना आपको सजा नहीं होगी। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 21 से रिलेटेड 2021 की प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था जो मैंने भी अटेम्प्ट किया था और मेरा सही गया था। व्यक्ति अपनी पसंद से शादी कर सकता है, किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख है? तो अनुच्छेद 19 ही है, वो जीवन की सुरक्षा और जीवन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत समझते हैं आप? पर्सनल, आप पर्सनली फ्रीडम है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप यहाँ पे मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज कानून मौजूद है देश के अंदर। आप उसके जरिए अगर आप किसी और कास्ट से शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 21 आपको राइट देता है। और अनुच्छेद 21A सब क्लॉज 1 कह सकते हैं इसको 21 का, शिक्षा का अधिकार। आपको आपके अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वो आपको शिक्षा दिलाएं। ये अनुच्छेद 21A है। ठीक है, और आपको जो राज्य सरकार है वो आपको शिक्षा प्रोवाइड करे, ये आपका अधिकार है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आपका फंडामेंटल राइट है, तो उन मामलों की अपन आगे चर्चा करेंगे जब इनको विस्तार से समझेंगे। अभी ओनली स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक है? 19 से लेके 22 तक। अब आगे आइए दोस्तों मेरे साथ। अनुच्छेद 23 में क्या है? यातायात पर प्रतिबंध और मजबूर श्रम। यानी कि अनुच्छेद 23 क्या कहता है? आप पूरे भी भारत में भ्रमण कर सकते हैं बिना कुछ रोक टोक के, जिन एरियो को छोड़कर, जिन एरियो को प्रतिबंधित किया गया है सुरक्षा को देखते हुए। और मजबूर श्रम का क्या मतलब? आपने सुना होगा दोस्तों, इतिहास पढ़ा होगा आपने, आप इतिहास में पढ़ते हैं बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी क्या होता है दोस्तों? पहले लोगों को गुलाम टाइप का बना लिया जाता था और उनको दिन भर गधों की तरह उनसे काम लिया जाता था और उनको प्रॉपरली खाना भी नहीं दिया जाता था। और अगर खाना देते या पैसा देते और उनको फ्रीडम होता कि हम ओनली 8 घंटे ही काम करेंगे और अपने घर जाएंगे, तो वो एक मजदूरी कहलाती है। लेकिन दोस्तों क्या होता था? उनको पकड़ लिया जाता था और जबरदस्ती उनसे दिन रात काम कराया जाता था और उनको खाने पीने के लिए भी नहीं दिया जाता था। जब वो कमजोर हो जाते थे तो उनको एक साइड कर दिया जाता था। तो इसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी, शोषण। तो अनुच्छेद 23 जो है अपना जो शोषण के खिलाफ अधिकार है वो यही है कि आपको कोई भी जबरदस्ती आपसे काम नहीं करा सकता है। आप उसके लिए स्वतंत्र, आपको करना है, आपको पैसे मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, इसका आपके पास अधिकार है, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 24 क्या कहता है दोस्तों? ये भी शोषण के खिलाफ है। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, जिन बच्चों की एज कम है या जिन बच्चों को जनरली अभी 8-10 साल के हैं, उन बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं, उस पर प्रतिबंध है। ये बच्चों का शोषण होता है। इसमें शोषण कैसे होगा? अगर कोई बच्चा दिन भर कारखाने में काम करेगा, अनुच्छेद 24 उसको रोकता है, तो वो पढ़ेगा कब? उसके शिक्षा का शोषण हो रहा है। दूसरी बात क्या है? वो बच्चा जिस एज में है उस एज में आप उससे बड़े एज का काम करा रहे हैं, तो उसका शरीर इसके लिए तैयार नहीं है, तो ये उसका शारीरिक शोषण भी हो सकता है दोस्तों।
तो ये बच्चों को कारखाने आदि में नियोजित करने से प्रतिबंध लगाता है और ये आपका अधिकार है कि आप अगर छोटे हैं कोई आपसे जबरदस्ती कारखाने में कार्य नहीं करा सकता है। तो यहाँ तक समझे दोस्तों। आगे चलते हैं अपन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें 25 से 28 तक अलग अलग क्लॉजेज में दिया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 25 समझते हैं दोस्तों, आइए मेरे साथ। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पैसा, अभ्यास और धर्म का प्रचार। इसका क्या मतलब हुआ? अंतरात्मा की स्वतंत्रता क्या होता है? ये जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता ये क्या है? आप किस चीज को फॉलो करना चाहते हैं? आपका मन क्या कह रहा है? आपका मन कह रहा है कि आज मुझे बौद्ध धर्म से इम्प्रेशन है, मैं बौद्ध धर्म में जाना चाहता हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका आज मन कर रहा है कि मैं जैन धर्म अपनाना चाहता हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने कभी अगर क्रिश्चियनिटी पढ़ी तो आप ये चेक कर सकते हैं कि मुझे इम्प्रेस हो रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा है, तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आज मैंने मुस्लिम धर्म पढ़ा, अच्छी ईमानदारी की बातें सुनी, मुझे अच्छा लगा, एक ब्रह्म की बात हुई, तो आप मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो पैसा, अभ्यास, धर्म का प्रचार, और आप प्रेजेंट में जिस धर्म के हैं उस धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, बस इस तरीके से कि देश की सुरक्षा को नुकसान ना पहुंचे। और धर्म के प्रचार के लिए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, ये आपका फंडामेंटल राइट है 25 के अंदर, ठीक है। और अनुच्छेद नंबर, अब आते हैं अपन 26 पर। अनुच्छेद 26 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रबंधन क्या हो जाएगा दोस्तों? धार्मिक मामलों का प्रबंधन होगा, अगर आप किसी धर्म से रिलेटिव हैं और आप उस धर्म की कोई संस्था चलाते हैं तो वो आपका फंडामेंटल राइट है, आप चला सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपने कोई आपका कल्चरल इंस्टीट्यूशन ओपन किया है, अगर आप किसी धर्म से हैं और उस धर्म का कोई सा कोर्स आप कराना चाहते हैं, तो आप अपना एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उसको चला सकते हैं। अनुच्छेद 26 आपको इसकी इजाजत देता है, इसके लिए कोई भी प्रतिबंध उपलब्ध नहीं। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 27 को पढ़ते हैं। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं देना होगा, तो गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं कर सकती आप हमें टैक्स दीजिए, आप इस धर्म को प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपने अनुच्छेद 27 के तहत आप फंडामेंटल राइट है आपका, आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। एंड लास्ट है धर्म की स्वतंत्रता के अंदर अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता। तो ये क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 28 क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट से पैसा लेता है अपना इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, ठीक है, अगर वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट उसको चला रही है तो स्वतः वो पूरा सार्वजनिक है, तो उसमें आप किसी भी तरीके के धार्मिक परिक्रम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आंशिक तौर पर हैं, आधा पैसा आप दे रहे हैं, कुछ स्कॉलरशिप आप गवर्नमेंट से लेते हैं, तो आप अपना हिसाब से उसमें कुछ धार्मिक पूजा और धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। एंड अपन लास्ट में आते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 29, 30 और 31, ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है दोस्तों? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अल्पसंख्यक कौन होते हैं दोस्तों? जिनकी संख्या कम होती है। जैसे कि इंडिया के अंदर अभी अल्पसंख्यक कौन है? जैन, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, इन सबको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये बहुसंख्यक में नहीं है, इनकी संख्या कम है देश के अंदर, इसलिए इनको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के जो भी मामले होते हैं उनका हित होता है, उसका संरक्षण करता है। कौन? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक से संबंधित हो गया दोस्तों। अब आते हैं अपन अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या है? शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक संख्या का अधिकार। अब जो माइनॉरिटी पीपल्स हैं, जो माइनॉरिटी पीपल्स हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो अनुच्छेद 30 उनका एक फंडामेंटल राइट है, वो अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और
उनका प्रशासन भी खुद ही कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं माइनॉरिटी पीपल हूँ, मैंने कोई इंस्टीट्यूट खोला तो आगे से गवर्नमेंट आगे उसको कैप्चर कर लेगी और वो ही फिर मैनेजमेंट करेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैंने कोई इंस्टीट्यूट ओपन किया है, मैं माइनॉरिटी पीपल हूँ, अल्पसंख्यक समुदाय का नागरिक हूँ, तो मैं उस संस्थान को खुद चला सकता हूँ और उसका प्रबंधन कर सकता हूँ। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। कौन सा अनुच्छेद मुझे अधिकार देता है? अनुच्छेद नंबर 30 दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 31, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, इसको निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत लोग इतनी संपत्ति रखने लगे थे कि दूसरे के पास खाने के लिए भी ना बचे, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया है ताकि सब लोगों को बराबरी का अधिकार है, तो सब लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो सके संसाधन देश के। लेकिन ऐसा अभी भी हो पाया, संभव नहीं हो पाया है। इसके लिए आगे ही बहुत कुछ करना जरूरी है। अनुच्छेद 31A क्या कहता है? कानून की बचत, संपदा के अधिकरण के लिए प्रावधान करना आदि, ठीक है। अनुच्छेद 31B, ये जनरली वो टॉपिक्स हैं जिनको आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। ये यूपीएससी ज्यादातर इनमें से कुछ नहीं पूछती है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट के अंदर संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी कि संवैधानिक उपचार किसे कहेंगे दोस्तों? अगर आपको कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है, यानी कि अगर आपका अधिकार है कि मैं कोई वैकेंसी आई और अप्लाई करूं, क्योंकि सार्वजनिक पद सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप संवैधानिक उपचार का फायदा उठाइए। आपका अधिकार है कि आप अनुच्छेद 32 के तहत PLI एंटर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि इसको मैं सरल शब्दों में कहूं तो ये एक आवेदन पत्र है जो सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दिया जाता है ताकि वो इंसाफ करें और आपका अधिकार आपको दिलाएं। अनुच्छेद 32 ये आपसे कहता है, ठीक है दोस्तों। आया आपको समझ में? तो अनुच्छेद 35 लास्ट में क्या है? इस भाग के प्रावधानों को दोस्तों, इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए एक विधान है। अनुच्छेद 34 क्या है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध, जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होगा तो ये वाला अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 33 क्या होगा दोस्तों? संसद की शक्ति इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने के लिए उनके आवेदन के लिए है। यानी कि अनुच्छेद 33 के तहत संसद इसमें संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 32 के कुछ प्रावधान हैं जो इनको रद्द कर दिया गया है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हमने समझा कि फंडामेंटल राइट दोस्तों, जो कि हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, जिनको हम संविधान के भाग 3 में, संविधान का भाग 3 12 से लेके 35 तक दोस्तों, 12 से लेके 35 तक हम इसको फंडामेंटल ड्यूटी का भाग कहते हैं। और आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर आपने आज ये सब समझा है, हम इसको एक एक करके विस्तारित समझेंगे आगे, इनकी सबकी परिभाषाएं समझेंगे। आज सिर्फ इनका एक सामान्य परिचय था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।